हेलो माय ऑल फ्रेंड्स। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का। तो एक और प्रयोगशाला विधि लेकर के आया हूँ मैं। तो आज आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण समझाया था। अब हम पढ़ेंगे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो पहले हम आपको बता देते हैं चित्र द्वारा। ठीक है, तो हम इसकी बनाने की विधि देख लेंगे। जैसे जैसे हम इसमें समझेंगे वैसे ही वैसे हम इसकी बनाने की विधि लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन मतलब वायु प्रवाहित करते हैं इसमें। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा SO2 का निर्माण होता है। इसके अंदर पहले से ही सल्फर होता है जिसे हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बर्नर लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। तो इसको पायराइड बर्नर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर SO2 का निर्माण होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें से ये धूल कच्छ मतलब इसे डस्ट चैम्बर भी बोलते हैं, डस्ट चैम्बर इंग्लिश में। तो ये इस यहाँ पे आता है, ये डस्ट के छोटे छोटे कण बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ से जो भाप बनती है हमारी स्ट्रीम वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे आगे चल के एक कूलर पंप में आ जाती है। यहाँ से फिर हम फ्रिज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कूलर पंप या फ्रिज तो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो भाप सॉरी गैस बन के आती है तो वो यहाँ पर ठंडी होती है। ठीक है, उसको ठंडा किया जाता है। तो जब ये यहाँ पर आता है हमारा धावन कक्ष में, तो ऊपर से हम जल प्रवाहित करते हैं इसमें हल्की हल्की बूंदों में। तो वो इनमें से होकर के ये पत्थर हैं ये हमारे। ठीक है, छोटे छोटे कण हैं यहाँ पर। तो इनमें से निकल करके जल नीचे आता है धावन कक्ष में। ऊपर से हम जल प्रवाहित करते हैं तो नीचे आता है। ठीक है, अब जो यहाँ से हमको विलयन मिलता है वो आगे आता है हमारा शुष्कन कक्ष में। ठीक है, शुष्कन कक्ष में तो हम इससे ऊपर से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं ऊपर से। तो जो हमारा जो यहाँ पर मिश्रण बनता है वो आगे चल के हम आर्सेनिक कक्ष में लाते हैं। तो हमारे जे यहाँ पर जे आपको दिख रहे होंगे ये हमारे FeOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे कण रखे हुए हैं FeOH के होल थ्राइस के। तो जो यहाँ से जो कण बनते हैं वो आगे आ जाते हैं टेस्टिंग ट्यूब। ये हमारा टेस्टिंग ट्यूब है। ठीक है, टेस्टिंग ट्यूब। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या अशुद्धियाँ हैं क्या वो है। ठीक है, तो जो आगे आता है हमारा परिवर्तन कक्ष में, परिवर्तन कक्ष में आने के बाद हम यहाँ पर V2O5 ठीक है उत्प्रेरक लेते हैं हम। इसकी उपस्थिति में हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से SO2 परिवर्तित हो जाती है SO3 में। हमको पूर्ण रूप से SO3 मिल जाती है यहाँ पर। तो हम यहाँ से जो SO3 मिलती है हम उसको अवशोषक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं और ऊपर से हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रवाहित करते हैं। तो हमको यहाँ से पूर्ण रूप से ओलियम, ठीक है, ओलियम जिसको हम फ्यूमिंग एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें H2S2O7 मिल जाता है ओलियम। ठीक है, तो अब हम इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, इसकी दो बनाने की विधियाँ हैं, संपर्क विधि और लेड कच्छ विधि। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए संपर्क विधि। ठीक है, यही पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, और यही सबसे कठिन विधि है पूरी बुक में और सबसे बड़ी भी विधि है। ठीक है, तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम संपर्क विधि द्वारा इसका निर्माण देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धांत होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के निम्नलिखित चरण हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी संपर्क विधि है ये 4 स्टेपों में चलेगी हमारी। ठीक है, 4 स्टेपों में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
तो पहला स्टेप देख लेते हैं। स्टेप बाई मैंने लिख लिया है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टेप 1 में देखेंगे हम सल्फर ऑक्सीजन से, सल्फर, ठीक है, एस, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये सल्फर है प्लस O2 ऑक्सीजन। तो जब इस दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें SO2 प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम सल्फर डाइऑक्साइड इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वायु से कराएंगे। तो यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं जिसकी हम वायु से रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारा है क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है हमको। तो अब हम अगले स्टेप में, स्टेप 3 में सल्फर ट्राई ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में देख लेते हैं स्टेप 3। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं जिससे हमें H2SO4 बनी हुई सल्फर ट्राई ऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अवशोषित मतलब अपनी सोख लेता है इसको, ठीक है, जिससे सधूम या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्यूमिंग एसिड कहते हैं, ठीक है, का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे? हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड की। ये हमारा है सल्फर, क्या ये हमारा है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4। जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो हमको मिलता है H2H2O7, जिसको हम ओलियम कहते हैं, या हम बोल सकते हैं फ्यूमिंग एसिड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फ्यूमिंग एसिड मिल जाता है। तो आगे देखते हैं। और आपने 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, ओलियम के बारे में। तो स्टेप 4 में देख लेते हैं हम। स्टेप 4 में होता है हम ओलियम की, जो हमें ये ओलियम प्राप्त हुआ है इसकी हम जल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। ओलियम की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम क्या कहते हैं? H2SO4। तो ये हमारा ओलियम है, ठीक है। ओलियम की हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें 2H2SO4, ठीक है, 2H2SO4 क्या हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है। अब हम इसकी विधि देख लेते हैं आगे बनाने की। ये तो हमारी 4 चरणों में रिएक्शन थी, तो अब हम आगे देखेंगे। तो अब हम इसकी बनाने की विधि देखेंगे। जो हमारे जो चैम्बर थे, तो हम उनके बारे में हम विधि में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पायराइड बर्नर, फिर उसके बाद धूल कक्ष, उसके बाद कूलिंग पंप, उसके बाद धावन कक्ष। तो ऐसे लिखते जाएंगे सीरीज वाइज। तो अब हम आगे इसकी विधि देख लेते हैं। तो अब हम इसकी विधि देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पायराइड बर्नर लिया था, ठीक है। तो पायराइड बर्नर में हम इस कक्ष में हम वायु को प्रवाहित करते हैं, O2 को, ठीक है, ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, SO2 का निर्माण, ठीक है। उसके बाद हम धावन कक्ष का उपयोग करते हैं। तो देखिए हमने इसमें सल्फर गैस पहले से थी, तो हमने O2 प्रवाहित किया था, तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है धूल कक्ष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट कक्ष, ठीक है, यहाँ डस्ट चैम्बर भी बोल सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण गैसीय मिश्रण को धूल कक्ष में भेजते हैं। जो हमारा SO2 का मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम डस्ट कक्ष में भेजते हैं, तथा ऊपर से भाप प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ऊपर से हम भाप को प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियों के कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। जब हम भाप प्रवाहित करते हैं तो गैस जो होती है, जो उसमें कण होते हैं, वो हमारे कुछ भारी हो जाते हैं। तो जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम किस में भेजते हैं? शीतलक या कूलर, ठीक है, कूलर पंप में। किस में भेजते हैं? शीतलक या कूलर, ठीक है, उसमें। ये था हमारा कूलर पंप, यहाँ इसे शीतलक भी बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं अब हम। तो अब शीतलक
या फिर कूलर जिसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। जो हमने उसमें विधि में, जो हम प्रयोगशाला विधि में जो करेंगे हम वही लिखना है इन सब चीज़ों में, कि कठिन नहीं है, ठीक है। देखने में लग रहा होगा आपको बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ईजी है ये। इस अब हम देखते हैं, इस गैसीय मिश्रण का ताप बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसे कूलर में भेजते हैं जिससे इसका ताप कम हो जाता है, ठीक है। जो हमको गैस प्राप्त होती है उसका ताप बहुत अधिक होता है, ज़्यादा गर्म होती है, जिसको हम ठंडा करने के लिए कूलर या शीतलक में भेजते हैं। तो उसके बाद हम शीतलक या कूलर के बाद हम भेजते हैं धावन कक्ष में, ठीक है। किस में भेजते हैं? धावन कक्ष। तो धावन कक्ष में हम भेजते हैं तो इस कक्ष के निचले सिरे से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं तथा ऊपर से जल गिराते हैं, ठीक है। जिससे अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और नमी आ जाती है। तो आप देख 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 लेते हैं। ये था हमारा धावन कक्ष, ठीक है। ऊपर से जल प्रवाहित करते हैं, जो हमारी जो गैस में अशुद्धियां होती हैं वो नमी के कारण नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम शुष्कन कक्ष में देखेंगे, ऊपर से H2SO4 प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारी जो शुष्कन कक्ष होती है, हम उसमें हम गैसीय मिश्रण में नमी आ जाने के कारण, तो हमको अभी मैंने आपको बताया, तो हमें नमी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें गैसीय मिश्रण में नमी आ जाने के कारण इसे शुष्कन कक्ष के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं तथा ऊपर से H2SO4 गिराते हैं या डालते हैं, जिससे संपूर्ण गैसीय मिश्रण शुद्ध और शुष्क हो जाता है। और जो गैसीय मिश्रण होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है और शुष्क हो जाता है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद किस में डालते हैं? आर्सेनिक कक्ष में, ठीक है। जिसमें आर्सेनिक के कुछ कण रखे होते हैं, ठीक है। इस कक्ष में फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, क्या फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड FeOH का होल थ्राइस रखा होता है, जो आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको डायग्राम में। तो ये हमारा आर्सेनिक कक्ष, ठीक है। इसमें फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड के कुछ कण रखे होते हैं, जिसको हम गैसीय मिश्रण से देखते हैं। तो गैसीय मिश्रण जो होता है हम उसको टेस्ट ट्यूब में भेजते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये हमारा टेस्ट ट्यूब के जो हम करते हैं टेस्ट ट्यूब में, वो देख लेते हैं। संपूर्ण गैसीय मिश्रण को टेस्ट ट्यूब में भेजते हैं, ठीक है। किस में भेजते हैं? टेस्ट ट्यूब में भेजते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। प्रकाश डालते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर, जिससे शुद्धता का पता चलता है। यदि गैसीय मिश्रण शुद्ध है तो इसे आगे भेज देते हैं। तो हमें जो हम प्रकाश डालते हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर पता चल जाता है गैसीय मिश्रण शुद्ध है या अशुद्ध। अगर शुद्ध होता है तो हम इसे आगे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो मिश्रण होता है वो अशुद्धि रह जाता है, अभी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जिसके कारण हम आगे भेजते हैं। उसके बाद हम भेजते हैं परिवर्तन कक्ष में। तो परिवर्तन कक्ष हम पहले देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये थी हमारी परिवर्तन कक्ष। इसमें जो हम V2O5 के जो हम उत्प्रेरक लेते हैं, इसको हम गैस द्वारा टेस्टिंग करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें। तो हम देख लेते हैं परिवर्तन कक्ष में क्या होता है। इस कक्ष में प्लेटिनम या एस्बेस्टोस अथवा हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 जो हमारा हमने उत्प्रेरक के रूप में लिया था, तो जो हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। जब हम वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में इसको रखते हैं, तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को हम O2 के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो अब हम देखते हैं, जो हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है हम उसे अब अवशोषक कक्ष में भेजते हैं, ठीक है। तो अब हम अवशोषक कक्ष देख लेते हैं। ये हमारा अवशोषक कक्ष, ठीक है। ये हमारा इस प्रयोगशाला विधि का लास्ट चैम्बर है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं, जो हमारा अवशोषण कक्ष में हमको SO3 प्राप्त होता है, उसमें हम अवशोषक कक्ष में भेजते हैं। तो जो ऊपर से H2SO4 प्रवाहित होता है, तो जो उसकी अशुद्धियों को निकाल करके ओलियम बना देता है, ठीक है। तो अब हम अवशोषक कक्ष में देख लेते हैं। इस कक्ष में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 को निचले सिरे से तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऊपरी सिरे से गिराते हैं, ठीक है। जिससे ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ओलियम।
ओलियम जिसे जिसे हम फ्यूमिंग एसिड भी बोलते हैं का निर्माण होता है, जो जल से रिएक्शन अभिक्रिया करके H2SO4 बना देता है। ठीक है, तो जिससे पहले आप लोगों ने, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी आगे अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो दे रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं, जब हम H2SO4 या H2SO4 हम ऊपर से गिराते हैं इसमें, तो H2SO4 और जो हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, पूर्ण रूप से ओलियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, ओलियम H2H2O7 इसका ये रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब हम ओलियम की रिएक्शन जल से कराते हैं। ठीक है, जल से कराते हैं, तो जो जल से कराएंगे तो हमें पूर्ण रूप से यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा H2SO4। ठीक है, तो अब हम आएंगे इसके, तो यहाँ पर ये विधि यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम इसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण और देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में अगर विधि तक पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा, और भौतिक गुण और रासायनिक गुण तथा उपयोग पूछेगा तो सीधे 4 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो अब हम इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। तो पहला इसका भौतिक गुण है, सल्फ्यूरिक अम्ल रंगीन तेल जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, रंगीन और तेल जैसा गाढ़ा पदार्थ। और दूसरा होता है, यह संचारक के रूप में होता है। ठीक है, संचारक के रूप में कार्य करता है। तथा तीसरा होता है, यह वायु के साथ धुआं देता है। तो मैंने आपको बताया था, जो हमारा ओलियम होता है हम उसे धूम्र भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में फ्यूमिंग एसिड। ठीक है, तो क्या होता है, वायु के साथ धूम्र देता है। तो अब हम इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो रासायनिक गुण में होता है पहला वियोजन। जब हम इसकी वियोजन विधि वियोजन अभिक्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2O और SO3 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, किस में वियोजित होता था, जल और SO3। क्या है ये हमारा, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, क्या है H2SO4 और जल H2O प्लस SO3 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, H2O देखिए यहाँ पर H2, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं। तो हम H2O के साथ एक ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3 ऑक्सीजन बचेंगे, तो यहाँ पर SO3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो H2O प्लस SO3 यहाँ पर वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसको, हम सोडियम सल्फाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमें सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 का निर्माण होता है। जब हम सोडियम सल्फेट, ये हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें Na2, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये हमारा जो SO3 और यहाँ पर H2O जो बचेगा वो करेगा, हमारा अलग निकल जाएगा। ठीक है, वियोजन विधि में हमने जैसे देखा था, वियोजन अभिक्रिया में, तो वो हमारे पास ये आया था निकल करके, यहाँ पर ट्राई ऑक्साइड आया था, क्या, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है ओनली, तो H2O प्लस SO2। ठीक है, तो आगे हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, तीसरी स्टेप में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम सल्फेट का निर्माण मिलता है। ठीक है, क्या, सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है। तो हमारा जो Na2CO3 हमारा क्या है, सोडियम 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 कार्बोनेट है। ठीक है, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर गलती से वाई कार्बोनेट लिख दिया, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें Na2SO4, ठीक है, क्या मिलता है, हमें सोडियम सल्फेट मिलता है, जिससे हमें यहाँ पर H2O प्लस CO2 वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ऑक्सीकरण गुण देख लेते हैं। जब हम किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको H2O अलग हो जाता है और SO2 अलग, और यहाँ पर O जो होता है हमारा क्या होता है, नवजात ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन के रूप में कार्य करता है। अब हम इसके उपयोग और देख लेते हैं।
अगर आपको ये अच्छे से समझनी है तो इसको अपनी नोटबुक में अच्छी जगह नोट कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसे अच्छे से पढ़ कर के जा सकें। तो इसके हम उपयोग और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके उपयोग हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, ठीक है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस किस रूप में हम कर सकते हैं? प्रयोगशाला में हम अभिकर्मक के रूप में हम कर सकते हैं, रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं। प्रयोगशाला में किसके रूप में? अभिकर्मक के रूप में। और उर्वरक बनाने में, ठीक है, उर्वरक बनाने में। और इसका जब हम किसी भी अम्ल के साथ इसकी वो निर्जलीकरण कराएंगे तो निर्जलीकरण में भी कर सकते हैं, ठीक है। और बैटरियों में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। और पेट्रोलियम के शोधन में जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आपसे आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी थी और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा था, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। तो कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो चाहिए तो आगे मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट टॉपिक में। आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बेनिफिशियल भी रहेगा, वो आपके लिए लाभदायक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक यू गाइस।